अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, डिफेंस में जो वाक़या पेश आया, एक ही ख़ानदान के 6 अफ़राद मौत के मुँह में चले गए, बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। लेकिन इस वाक़ये के बाद हमने देखा कि कम उम्र ड्राइविंग पर एक दिन में 1632 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी लाइसेंस के बगैर गाड़ी या बाइक चलाने पर एफ़आईआर दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। हवालात जो हैं वो बच्चों से भर चुके हैं। सर, ये हमारे जो इदारे हैं, ये हमेशा रिएक्टिव अप्रोच क्यों रखते हैं? पहले क्यों नहीं इस तरह की कवानीन पर अमल करवाया जाता, जो बने हुए हैं कवानीन? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि एक ही खानदान के 6 अफराद के मरने के बाद इनको ख्याल आया। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज के क्योंकि ये डिफेंस में था, तो ख्याल आ गया। ये डीएचए के अंदर था ना वाकया। असल में हम लोग, आपको पता है ना, वी आर स्पेशल। हम भी वहीं पे रहते हैं, मैं भी वहीं रहता हूँ, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। हम तो स्पेशल लोग हैं। लेकिन हाईवे पे मरी से आते हुए कितनी दफा बसों के एक्सल खुले हैं और कितनी बार हादसे हुए हैं। कलर कार के ऊपर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। 70 लोग एक साथ मर गए, वो वैगन ड्राइवर की गफलत से या बस ड्राइवर की गफलत से। आज तक उनके लाइसेंस उस पर चेक नहीं हुआ। तो बेहतर है ना कि अब इस मुल्क में ये चीज शुरू हो जाए और कानून जो है उस पर अमल दरामद हो जाए। अगर मैं भी बगैर लाइसेंस के चला रहा हूँ तो मेरा भी चलान हो, और अगर पता चले कि मेरा लाइसेंस ही नहीं है सिरे से, तो फिर तो पर्चा भी होना चाहिए और फिर अंदर भी होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पे कोई माफी नहीं होनी चाहिए। और ये जो एरोगेंस आ गई है लोगों में, आप देखें ना कि वो पता चला कि बच्चा पहले धमकियां दे रहा था उनको कि मैं देखता हूँ तुम यहाँ पे गाड़ी कैसे चलाते हो, और उसके बाद उसने उनको चेज किया। फिर सबसे बड़ी बात है, उसने कह दिया कि जी ड्राइवर चला रहा था, और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यानी अब किसी गरीब आदमी को पकड़ा जाएगा, उसको करोड़, 2-3 करोड़ दे देंगे कि भाई तुम अपना नाम दे दो ड्राइवर के तौर पे, ताकि ये मरे बच्चे की खुलासी हो। सो चलो, हमारी हुकूमत रिएक्टिव मोड में है, लेकिन एटलीस्ट मोड तो है ना। ये तो मैं क्रेडिट दूंगा ना मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी का ये तो क्रेडिट बनता है, आईजी पंजाब का ये तो क्रेडिट बनता है कि उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया। तो पॉलिटिकल आदमी होता, पॉलिटिकल अपॉइंटी होता आईजी भी, तो इतना भी हाथ नहीं पड़ना था। उन्होंने कहना था इनका क्या कसूर है, वो दूसरों ने मारा है। तो अब यह है कि इस मुल्क में जब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पकड़े जाएंगे तो तभी ये औकात में आएंगे सारे, और तो कोई नहीं है। सर, क्रिकेट के हवाले से बात कर लेते हैं। वहाब रियाज, जिनकी टीम में सिलेक्शन पर शकूक व शुबहात हुआ करते थे, आज वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर बन गए। सर, आप इस तैनाती पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी अभी ना बात हुई है बड़ी तफसील से आकिब जावेद से। मैं फ्लाइट ले रहा था, फ्लाइट पे आने से पहले मेरी मुलाकात थी, क्योंकि आकिब जावेद की वाइफ की आज बुक्स लॉन्चिंग थी। उन्होंने 12 बुक्स एक साथ लॉन्च की। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनकी जो बेगम है, बेगम साहिबा ने, और फरजाना आकिब ने। पोइट्री का उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स हो गई हैं उनकी। तो वहां पे मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था, तो एयरपोर्ट पे आने से पहले मैं और आकिब जावेद हम वहाँ एक साथ ही बैठे थे, हमारी बात भी हो रही थी। ये सिलेक्टर आप बना दें वहाब रियाज को, आप सिलेक्टर महविश तबस्सुम को बना दें, मुबश्शिर लुकमान को बुला दें, वो तो अपनी जगह पे है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। जहाँ पे ये जो पूरा एक माफिया है ना पीछे, बुक कीपर्स का, बुक मेकर्स का और बुकीज का, ये माफिया जब तक एलिमिनेट नहीं होता। जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में खास तौर पे 10 लोगों के नाम थे कि ये मुजरिम है, ये चोर है, उसमें इंजमाम भी था, और उसको रुपए, कई लाख रुपए, पता नहीं कितना उसको फाइन भी हुआ था। और आप ये देखें कि इंजमाम ने या बाकी सारे जो हमारे नेक लोग हैं, मुश्ताक ले लें, इंजमाम ले लें, और भी ले लें, बड़े बड़े नाम थे उसमें, इन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके, उस रिपोर्ट को कि जी हम, ये रिपोर्ट गलत है, हम इसको केस को लड़ना है। ये कैसे उन्होंने हमारा नाम दे दिया कि हम बुकीज के बंदे हैं और हम मैच फिक्सिंग करते हैं या हम स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। सो जब इन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया, और ये सारे के सारे आदि मुजरिम, चोर, इनके अंडरवर्ल्ड से राब्ते हैं, इनके डॉन से राब्ते हैं, इनके जो गलीज तरीन माफियाज हैं दुनिया के, उनसे इनके राब्ते हैं। हम जैसे लोग, हमें थ्रेट्स दिलवाई उन्होंने कि जब हमने ये खबर ब्रेक की है, तो मुझे थ्रेट्स आई हैं। पहले राम करने की कोशिश करते हैं, फिर अपना और तरीकों से करते हैं। तो जब तक ये सारा नासूर नहीं खत्म होगा ना, जब तक इन 10 लोगों को फाइन नहीं लगाया जाएगा, किसी के चीफ सेलेक्टर बनने का फायदा नहीं है।
किसी के कोच बनने का फायदा नहीं है। ये फायदा उस वक्त होगा जब मुजरिमों को आप कैफरे किरदार पहुंचाएंगे। ये जैसे बच्चे के वाकये में हो रहा है, जो कार हादसा हुआ उसके वाकये में आपको बता। सर, खान साहब ने डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा करने का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लग रहा है, इससे कोई कामयाबी मिलेगी? सबसे पहली बात है कि 1 साल पहले इमरान खान साहब ने दावा किया था कि वो शाजिब खानज़ादा पे और जियो टेलीविजन पे जो है वो मुकदमा कर रहे हैं यूके के अंदर फॉल्स रिपोर्टिंग के ऊपर। तो आपको मैं ये ऑफिशियली बता रहा हूँ कि जियो के ऊपर उन्होंने तमाम अपने जो क्लेम्स ना वो वापस ले लिए, क्योंकि उनको वकीलों ने ये बताया वहां पे कि आप ये जीत नहीं सकते केस। जियो का केस बड़ा स्ट्रांग है, शाजिब खानज़ादा बिल्कुल सही बात कर रहा था, उसने कोई सुनी सुनी बात नहीं की, वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहा था और जियो के जितने भी लोग हैं उस रिपोर्ट से मुंसलिक हैं, वो हक और सच पे थे। तो वो तो कर नहीं सके। वो 1 साल उन्होंने, यानी 1 महीना तो यूतियों ने खूब ढंढोरे पीटे कि जनाब देखे हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, बॉयकॉट जियो तो ये वो। आज माफिया मांग रहे हैं, आज पैरों में पड़े हुए हैं उनके, ठीक है ना। ये डोनाल्ड के साथ भी यही होना, फिक्र ना करें, ये तो 3 महीने के बाद ही अपना विड्रॉ हो जाएगा। केस करना, पहले अपने केसेस से जान छुड़ा लें, फिर लोगों पे केस करें। सर, अपने केसेस से भी जान छुड़वा लेंगे, हमारे मुल्क में तो यही होता है। अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊं कि आपको मैं एक ये खबर दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये जो बुशरा और इमरान की मुलाकात है, जो बुशरा कह रही है कि अकेले मुलाकात हो हमारी, ये शायद इन दोनों की आखिरी मुलाकात ना हो। इस पे जरा नजर रखिएगा। मैं चुड़ैल को उड़ा रहा हूँ आज। चुड़ैल अब जो है ना, वो 24 घंटे बैठेगी बुशरा की मुंडेर पे और जाके मुझे खबरें देगी कल से। ओके, चलिए सर, फिर हमें भी बताइएगा जब पता चले। सर, आर्मी चीफ ने मुल्क भर के उलमा से मुलाकात की और पैगाम दिया है कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या ग्रुप के तरफ से ताकत का जो इस्तेमाल है वो नाकाबिले कबूल होगा। तो सर, ये पैगाम किसके लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है और मेरा ख्याल है कि ये लेट आया पाकिस्तान में, तकरीबन 40 साल लेट आया ये पैगाम। हमें अच्छा लगे या हमें बुरा लगे, अब आहिस्ता आहिस्ता हमें तफरीक करनी पड़ेगी कि रियासत, सियासत और मजहब जो है, इनका इस्तेमाल एक दूसरे पे ओवरलैपिंग ना हो। और रियासत जो है ना, वो हर एक के मजहब को एक्सेप्ट करती है और उसके लिए कोई मसलक, कोई फिरका या कोई मजहब जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। रियासत के लिए सिटीजन्स होते हैं और जो सिटीजन्स रियासत में अपने जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। और आप देखें कि हमारे यहाँ मजहबी दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो गई है और मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा दहशतगर्दी हो गई है। तो पहले तो ये पैगाम दिया उनको कि तुम ठीक हो जाओ, बंदे के पुत्र बन जाओ। और अगर अब भी वो ठीक नहीं होते तो वो ये जो है ना, आप देखिएगा इसके ऊपर एक्शन होगा। आपके मुल्क में इन्वेस्ट कोई नहीं करता, मजहब के नाम पे आप मार देते हैं, आप लोगों की इबादत गाहों को जला देते हैं, आप उनका जीना दोपहर कर देते हैं। तो आप कल को पता चलेगा जी टेम्पल रोड को आग लगा दी है क्योंकि जी उस रोड का नाम टेम्पल रोड था। तो इस तरह के रिएक्शन जो है ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ल्योर करते। और आर्मी चीफ जो है उनका इस वक्त पूरा फोकस जो है वो मुझे एक चीज पे लगता है, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमी से ही सिक्योरिटी भी होनी है। तो अब इसके बाद जो है ना, आप ये देखिएगा कि देयर विल बी जीरो टॉलरेंस। जैसे 9 मई वालों के लिए जीरो टॉलरेंस हुई है ना, मजहब के नाम पे दहशतगर्दी करने वालों पे भी जीरो टॉलरेंस होगी। सर, अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हालात हमारे तब बेहतर होंगे जब वहाँ पर कोई अक्लमंद क़यादत बरसरे इक़्तिदार आएगी। और सर, अफगान अमूर और वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ये कहते हैं कि हमारी अफगानिस्तान के साथ बाकायदा जंग भी हो सकती है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? अब अपना बात यह है कि वो तो भूखे बैठे हुए हैं, उनको तो जंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है ना, ये इन्होंने मुझे ज़ाती तौर पे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप इंटरव्यू कर रही हैं महविश मेरा, यहीं पे मैंने इनका इंटरव्यू किया था। और यहीं पे इन्होंने उस इंटरव्यू में पाकिस्तान हुकूमत की और पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफें की थी और बड़े शुक्रिया अदा किया था और कि पाकिस्तानियों ने हमारे इतना साथ दिया और इतना हमें सपोर्ट किया, ये वो। और आज ये इस तरह की धमकियों की बातें कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एहसान फरामोश है तो बिल्कुल सही होगा। ये एहसान फरामोश लोग हैं और पाकिस्तान इनको पाला, सेंचा, दूध पिलाया और वो आस्तीन के सांप की तरह
टांगों पे भी, बाजुओं पे, हर जगह डस रहे हैं। यही ज़बीउल्लाह मुजाहिद को मेरा मैसेज है। सर, मौलाना फजलुर रहमान ने एक जलसे से खिताब किया और अपने खिताब में वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मईशत को बेहतर करना चाहती है, लेकिन उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। सर, ये कौन है जो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है? ये मुझे नहीं पता, ये तो मौलाना को ही इसकी तफसील बतानी चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी गिदड़-सिंगी दिखाई है, तो ये सोचे उनको ही पता होने चाहिए। लेकिन देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को आप तड़ी नहीं दिखा सकते। आप एस्टेब्लिशमेंट को मिसलीड ज़रूर कर सकते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट 2-4 लोगों पे इन्हिसार कर रही है, उनकी एडवाइस पे इन्हिसार कर रही है, तो वो उनको मिसलीड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन तड़ी-वड़ी की तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, तड़ी ये ज़रूर हो सकती है कि जनाब अगर आपने ये ना किया तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, ये ना किया तो चाइना नाराज़ हो जाएगा, यूँ ना किया तो सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाएगा। तो ये तड़ी जो है ना, फ़ियर ऑफ द अननोन के तौर पे तो हो सकती है। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान जिस लेवल पे है, पाकिस्तान की इकॉनमी जिस लेवल पे है, किसी तड़ी का ने काम नहीं आना, क्योंकि अब हमने सर्वाइव करना है, वरना हमने तारीख का हिस्सा बनना है। So I think General Asim Munir knows that, and he is on a zero tolerance mission, and end of story. इससे मैं क्या ऐड करूं? सर, पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातें जो हैं वो जलसे कर रही हैं। मर्दान में जलसे से बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और वो ये कहते हैं कि अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शंस की बजाय सिलेक्शन हुई, तो अवाम नुकसान उठाएंगे। सर, आपको लग रहा है इस दफा सिलेक्शन होगी? और नून लीग कहाँ है, वो खामोश क्यों है? चले बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब मैं दे देता हूँ, किसी और ने क्या देना। बिलावल साहब, बड़े अदब के साथ आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन तो हो चुकी है। आप लेट हो गए हैं अपनी तड़ियों में। सिलेक्शन भी हो चुकी है और इलेक्शन भी हो चुका उनके लिए, और ये जो इलेक्शन है ये बाकी आप लोगों के लिए है, नीचे वालों के लिए, और आपकी इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने उनके साथ इत्तेहादी हुकूमत बनानी है वो भी कॉन्फिडेंस में लिए जा चुके हैं, और इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनकी गोद में भी डाले जा रहे हैं, और मजीद अभी और भी डाले जाएंगे, अभी पंजाब से भी डाले जाएंगे। सो रेस्ट एश्योर्ड, आप अपना अगर अपनी सिंध की हुकूमत बचा लेते हैं अभी, तो बड़ी एक अचीवमेंट होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो सब कुछ तय पा चुका है। और नून लीग को क्या जरूरत है बोलने की? नून लीग तो ड्राइविंग सीट में, नून लीग ने तो सबको बता दिया है, हमारे हम सेलेक्ट हो गए। उनको क्या जरूरत है किसी से पंगा लेने की या गलत बात करने की? सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से जा सकता है। देखिए, एफर्ट्स ये हो रहे हैं कि दराड़ पड़े किसी तरह, जीडीए कुछ फाल हो जाए, एमक्यूएम को ज्यादा सीटें मिले, वो जो है पीएमएलएन जो है वो भी कुछ ना कुछ सीट्स ले ले। जैसे शहबाज शरीफ वाली सीट जो थी वो मरियम उस पर लड़ना चाहती हैं और उस पर जीतना चाहती हैं। सो काफी यानी इनरोड्स हो रही हैं वहां पे। सही, चलें देखते हैं मुबशिर साहब, टाइम भी वैसे भी कम रह गया है इलेक्शंस में, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के नाम।